प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज के प्रोग्राम में हम 4 मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए इनकार कर दिया अमेरिका को अड्डे देने से, और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिस तरह से उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका को अड्डे दिए जाएँ। इस पर पूरी दुनिया के मीडिया में एक तबसरे हो रहे हैं, इस पर बहस हो रही है। पाकिस्तान की जानिब से क्या अमेरिका को इनकार कर देना एक आसान बात थी या ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था, और आखिर इस इनकार के पीछे वजूहात क्या हैं? एक तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, पीडीएम ने दोबारा से फ़ैसला किया है अवामी राब्ता मुहिम चलाने का, और इस सिलसिले में 4 जुलाई से वो आवाम के पास जा रहे हैं। यानी बहुत बड़े बड़े जलसे हो गए, बहुत बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़्क़िद हो गए, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की मूवमेंट पीडीएम की तरफ से चलाई गई जिसके नताइज नहीं निकले। तो अब अवाम राब्ता मुहिम जो है, इसके अहदाफ क्या हैं और इसकी हिकमत अमली क्या है? ये 2 सवाल इस सवाल से निकलते हैं जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। और तीसरा हमारा मौजू ये है कि जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है, उनके मकासद उनको मिल गए, मकासद हासिल हो गए, तो अब ये ग्रुप तहलील क्यों नहीं हो रहा? जहांगीर तरीन साहब के जहन में क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो इस ग्रुप को अगले इलेक्शंस तक चलाना चाहते हैं? क्या वो अपनी ऑप्शंस को, जो पॉलिटिकल ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस ग्रुप को ज़िंदा रखना चाहते हैं? और उनके ग्रुप के लोग उनको क्या मशवरा दे रहे हैं? एक तो इस पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर आखिरी हमारा प्रोग्राम का मौजू ये रहेगा कि आसिफ ज़रदारी साहब जो लाहौर आकर बैठ गए हैं और पंजाब में पीपल्स पार्टी को दोबारा मुस्तहकम करने की ख्वाहिश रखते हैं, और जुल्फ़िकार खोसा साहब की उनसे मुलाकात का इम्कान भी है, तो पंजाब में आसिफ ज़रदारी साहब क्या हासिल कर सकते हैं? कितना स्कोप है पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए? मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर। नासिर बेग सुताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर बेग साहब आपको भी खुशामदीद। और प्रोग्राम के उस हिस्से पर बात करने के लिए जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से आपको बताया कि उन्होंने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया और किस अंदाज में किया, तो इस पर बात करने के लिए जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, अगरचे हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ पहले सामने आ चुका है, इसमें नई बात नहीं है, लेकिन जिन अल्फाज में इमरान खान साहब ने इनकार किया, ये पूरी दुनिया में मौजूद बहस बना हुआ है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के पेश नज़र क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसने ये फ़ैसला किया कि नहीं, हरगिज़ नहीं? पास के एक्सपीरियंसेस हैं, एक स्टांस है हुकूमत का, आप क्या वजूहात देखते हैं? हाँ जी, पहले तो मेरा ख्याल है कि इस बात पे ज़रूर आप गौर करें कि एंकर ने बड़ी खूबसूरती से सवाल किया था, क्योंकि उसमें अलकायदा को लेकर आया, ISIL को, दाइश को लेकर आया, कि उसका ख्याल था कि ये चूँकि पाकिस्तान इन पर इसके बारे में मान जाएगा। देखें, बात यह है कि हमने बहुत भुगता है, और शुरू से ही इमरान खान साहब का तो ये बिल्कुल क्लियर स्टांस रहा है कि ये जो जंग, उनका ये ख्याल है कि जंग हमारी नहीं थी और हमें इसमें झोंका गया, और उसके बाद वो ये समझते हैं कि हमें इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, वो जो की। तो वो अब उनको मौका मिला है, वज़ीर-ए-आज़म है, तो वो क्यों उससे उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है उसको साबित भी कर दिया अपने अमल से। और जिस तरीके से कहा है, मेरा ख्याल एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि जब आप इतना अब्रप्ट जवाब देते हैं, इतना भरपूर जवाब देते हैं, तो थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन उनको करनी चाहिए थी। और वो ये है, मेरे ख्याल वज़ीर-ए-आज़म है वो बेहतर समझते हैं कि जब तक फ़ौजें इनखला हो रहा है फ़ौजों का अफ़गानिस्तान से, उस वक्त तक हमारा जो हवाई और जो ज़मीनी कॉरिडोर है जो वो इस्तेमाल करें फ़कत इनखला के लिए, किसी और काम के लिए नहीं, किसी हमले के लिए नहीं, तो वो ज़रा अगर क्लैरिफाई कर देते तो अच्छा होता। अदरवाइज तो बिल्कुल जो उनका मौक़िफ़ है बिल्कुल दुरुस्त है, और ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म जो फ़वाइद हैं और जो लॉन्ग टर्म फ़वाइद हैं उनको कंपेयर करके ये बात कही है। और जो शॉर्ट टर्म हमारे पर प्रेशर हैं वो है FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और इस किस्म की कुछ और चीजें जो हमारे लॉन्ग टर्म। इन चीजों को ज़हन में रखते हुए तो फिर ये मुश्किल नहीं था इनकार करना। मैं आपको फिर दूसरी साइड भी बता रहा हूँ कि हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट हैं CPEC, चाइना, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान। तो मेरा ख्याल जब इन दोनों का मुवाजना किया गया है तो तब ये फैसला होगा कि ये हम कोई बेसिस नहीं देंगे। और ये बात मैं आपको बता दूं, एक आपके ऊपर सख्त प्रेशर आने वाला है। अभी प्रेशर इसलिए नहीं है अमेरिका का कि वो यहाँ से इनखला हो रहा है उनका, और ये एक नाजुक मौका है। इस सिलसिले में वो नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी बात करें। ये आप जुलाई में देखिएगा, जब फौजें निकल जाती हैं तो फिर उनके तेवर कैसे बदलते हैं। आपके ऊपर ये तमाम दबाव जिनका मैंने जिक्र किया, ये भरपूर तरीके से आएंगे। जी, FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक,
इनका आप जिक्र कर रहे हैं, एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज आल्सो। जी नहीं साहब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को? इमरान खान साहब को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, आप भी शाबाश देंगे? पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल में अभी जो मैंने देखा है, जैसे टीवी में पाकिस्तान के जो टेलीविज़न स्टेशन हैं, चैनल्स हैं, मुख्तलिफ दिखा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अभी ये इंटरव्यू नशर नहीं हुआ। ये जोनाथन स्वान को उन्होंने इंटरव्यू दिया है HBO के जी, और उन्होंने सिर्फ एक क्लिप कल की है खबर के तौर पर, साथ एक दो शायद थोड़ी चीज़ें और भी दी न्यूज़ में, प्रिंट वो भी आया और क्लिप उन्हें एयर किया है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक वो मंडे की सुबह सवेरे अजानों के वक्त आएगा पाकिस्तान में, देखा जाएगा, लाइव वो दिखाएंगे जी। तो जब तक आप पूरे इंटरव्यू को नहीं देख लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि मैंने तो इसको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह करे ये ऐसे ही हो, क्योंकि अमेरिका के साथ वो हेनरी किसिंजर का बहुत ही ज़बरदस्त जो कॉल है, उसने अपनी जो बुक में लिखा कि अमेरिका का जो दुश्मन होना है, वो अमेरिका की दुश्मनी जो है वो इतनी तकलीफ दे नहीं है जितनी उसकी दोस्ती जो है उसके लिए सुहाने रूह बन जाती है। और हमने देखा है कि अमेरिका पाकिस्तान के बारे में और ख़ुसूसन जितने मुसलमान मुल्कों के बारे में उसकी जो जितनी हमारी तारीख है आज़ादी की, सारे मुल्कों की 70 साल की है, 75 साल की है, 60 साल की है, इसके अंदर सिवाय अमेरिका ने अफरा तफरी फैलाने के बहुत एड्स दी हर मौके पे, लेकिन साथ ही पाकिस्तान जनरल साहब ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं और ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे, क्योंकि इनकी जितनी इन्फॉर्मेशन जनरल साहब के पास होगी, क्योंकि ये तो होता है ना एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स रहे हैं। तो मैं इस लिहाज समझता हूँ कि जो जनरल साहब ने कहा एग्जैक्टली मेरा यही है कि जब निकलेगा दबाव बढ़ेगा, तो दबाव बढ़ेगा, रिफ्यूजीज आएंगे और किस तरीके से अमेरिका दबाव डालेगा। फिर FATF IMF दो टूल्स हैं जो कि पाकिस्तान इन बदतरीन इक़्तिसादी हालात में कैसे कोप करेगा। इंटरव्यू देखेंगे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कि उसका क्या फॉलो होता है। सही है। नासिर बेग चौधरी साहब, सर ये कितना मुश्किल फैसला था और पाकिस्तान ने कैलकुलेट किया है आपके ख्याल में कि अगर अमेरिका का इस नो के कहने के नतीजे में उन चीज़ों पर दबाव आएगा जिनका हवाला भी जनरल साहब दे रहे थे, तो पाकिस्तान उसको कैसे टैकल करेगा? पूरा होमवर्क करके पाकिस्तान ने इनकार किया है। मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि इससे पहले अगर आप तकरीर सुने आर्मी चीफ की, तो उन्होंने कहा था 40 साल पहले जो हमने कुछ बोया था वही काट रहे हैं, वही हालात हैं हमारे, उसी वजह से नुकसान हमको हो रहे हैं। अच्छा, ये जो मसला है अमेरिका के साथ शाना बशाना जंग लड़ने का, ये तो बहुत पुराना मसला है, उसकी पुरानी मुखालफत होती रही है। जब अफ़गानिस्तान में हम घुस बैठ गए थे, चले गए थे अंदर हम, और हमने वहाँ जिहाद शुरू किया था, तभी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका रोक रहा था, मना कर रहा था कि हमारे मुफाद में नहीं है और ये मलबा हम पे गिरेगा, और ये मलबा हम पे गिरा, उस वक्त उन लोगों को गद्दार कहा गया वगैरह वगैरह वगैरह, और जिहाद दुश्मन भी कहा गया उनको। तो ये मसला चलता रहा, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार नहीं कहा, ये दूसरी तीसरी बार का है कि हम किसी और की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। और आज जो कहा है और जो उससे पहले कहा है, हाँ, और आज जो कहा उस वक्त मुखालफत की बिल्कुल, और आज जो कहा है वो उनकी पॉलिसी का तसलसल है। और मेरा ख्याल है इस पर फौज और प्राइम मिनिस्टर सब एक साथ है कि जी अब ये नो मोर डू मोर तो ख़त्म हो गया, अब नो मोर की बात है, और अब हम अपने नए रास्ते तलाश करेंगे। जनरल साहब ने भी कहा, हाफिज़ साहब ने भी कहा, दोनों सीनियर है मेरे लिए, कि बिल्कुल हमें अपने तौर पर देखिए मुखालफत करनी पड़ेगी आपको। बहुत हो गया छोटा बनना, बख्शू बनना, तो पाना ला दे और ये ला दे वो कर दे, जाके फला को मार दे, उसको अगवा करके लिया, थप्पड़ मार दे उसको, बहुत कर लिया हमने, दूसरों की लड़ाई बहुत लड़ ली। हमें अपने लिए लड़ना पड़ेगा, अपने इक़्तिसादी मामला आते हैं, हमारे अंदर के मामला आते हैं, हमें अपने आप को देखना होगा। कश्मीर का मसला हमारा मसला है, उसको देखना होगा। अफ़गानिस्तान में जो कोई सूरत हाल है वो आपके सामने है, हम क्यों अब अफ़गानिस्तान में लड़ने के लिए जाएं, या उनको क्यों हम अपने अड्डे फराहम करें। बिल्कुल कॉरिडोर जो है वो चल रही है, और वो जब 9/11 से चल रही है कॉरिडोर, शमसी वमसी सब हमारे सामने था। उस वक्त भी हमें मालूम नहीं हुआ था कि हमने अपने हवाई अड्डे दिए, बाद में मालूम हुआ हमको कि हमने अपने हवाई अड्डे दे चुके हैं। ये बेहतरीन मौका था और बेहतरीन तरीके से बताया गया है। ये अजान हाफिज़ साहब करें, अजान के वक्त मालूम होगा कि क्या तफसीलात हैं। तो अजान तो हम बहुत कब से दे रहे थे कि ये गलत है, गलत हो रहा है, और अब मेरा ख्याल है ये सही होने की तरफ जा रहा है।
शाह साहब, अगर हम उर्दू में कहें ना एब्सोल्युटली नॉट का मतलब, तो वो उसका मतलब शायद ये बनता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते, जिसको कहते हैं ना साफ इनकार कर दिया। तो कोई मार्जिन नहीं रखा इसके जी हम सोचेंगे, हम देखेंगे, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं किया इमरान खान ने। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना चाहिए। हमारे यहाँ ये डिबेट तो होती रही है कि अमेरिका का साथ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जंग हमारी है अमेरिका की। ये अजीब, हमारे यहाँ एक अजीब मामला है कि जो लोग जनरल ज़ियाउल हक की जंग को, अफ़गानिस्तान में जो शिरकत थी, वो कहते थे हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं। जब मुशर्रफ ने वही जंग लड़नी शुरू की तो वो हमारी जंग बन गई। और वही लोग जो ज़ियाउल हक की मुखालफत करते थे वो कहते थे जी हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए। इसलिए कि मद्दे मुकाबिल जो थे वो उस वक्त सोवियत यूनियन नहीं था, वो तालिबान थे। तो ये तज़ाद हमारे यहाँ रहा है, एक तबका एक जंग का हक में है और दूसरी जंग के। इसके मुकाबले में जो इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है वो ये है कि जी ये जंग भी हमारी नहीं थी और वो जंग भी हमारी नहीं थी। तो इस वजह से वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं। अभी चंद दिन पहले एक टॉप जो हैं पाकिस्तान के, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, अभी ये आपको पता है कि हमारे और अमेरिका के मुज़ाकरात हुए हैं जनीवा में, तो वहाँ जब अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी हमें ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान सहूलत दे ताकि हम वहाँ दाइश का ख़तरा है, अलकायदा का ख़तरा है, अफगानिस्तान में, तो हम अगर होंगे तो आपके मफाद में है। तो उस पर हमारे नुमाइंदे ने कहा कि आप एक बात को भूल रहे हैं कि इमरान खान की बात दुरुस्त साबित हुई अफ़गानिस्तान के हवाले से, अमेरिका की सारी असेसमेंट गलत साबित हुई है। इमरान खान डे 1 से कह रहा था कि आप यहाँ शिकस्त, आप जंग मसले का हल नहीं है, वहाँ आप फतेहयाब नहीं हो सकते जी। अब उस शख्स को कौन कायल करेगा जिसकी बातें 2-3 जो उसने कही थी इस जंग के हवाले से दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, तो आगे कहेगा जो मैं आगे देख रहा हूँ वो उसको आप कैसे साबित कर सकते हैं। तो एक तो ये है पाकिस्तान का। दूसरा ये है कि ये बात भी एक कह देना बड़ा आसान है कि जी पाकिस्तान तो हमेशा अमेरिका का एक गुमाश्ता रहा है। देखें, प्रिंसिपल इश्यूज़ पे पाकिस्तान ने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब अमेरिकन्स चीन का नाम नहीं सुनना चाहते थे और चीन का लफ्ज़ आते ही उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, पाकिस्तान चीन के लिए एक ओपन डोर था। हम उसके बेहतरीन दोस्त थे और हमने दुनिया में उनकी डिप्लोमेसी का साथ दिया है। तो हमने कोई अमेरिका की परवाह नहीं की। यह हमारा एटमी प्रोग्राम के इशू पर कितना बड़ा दबाव था हम पर, भुट्टो साहब पर, ज़ियाउल हक पर। उसके बाद क्या हमने उनकी बात मानी है? CTBT पे हमने उनकी बात मानी है? इराक जंग के मौके पर हमने कोई उनकी बात मानी है? नहीं मानी। तो ये भी अपने आप को फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं और अमेरिका जो चाहता है हमसे करवा लेता है। माजी में भी हम स्टैंड लेते रहे हैं, उसकी हमने कीमत भी अदा की, हम भी अब भी ले सकते हैं। एक चीज़ जो रियासत ने अब फैसला कर ली है, वो लोधी साहब को इल्म होगा, न्याजी साहब को, सबको, हमारा फैसला ये है कि चीन हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा चीन है। इंतखाब इस मरहले पर करना ही करना। अमेरिका हमारा दोस्त है, हम दुश्मनी नहीं चाहते, अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा चाइना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस पस मंजर में आप अफगानिस्तान के इशू को देखेंगे और अफगानिस्तान के हवाले से हमारा, क्योंकि हम भुगत चुके हैं कि हमने वहाँ इनका साथ दिया और उसके नतायज अब भी भुगतने होंगे शायद। अब भी 4 जुलाई के बाद जब इनकलाब मुकम्मल होगा, बिल्कुल न्याज साहब ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान को भी ख़तरा होगा, 2 ख़तरात होंगे, उसकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है और उसके इक़्तिदार को भी ख़तरा हो सकता है। अमेरिका बाज नहीं आएगा, लेकिन पाकिस्तान को भी ख़तरा हो सकता है, यहाँ इंतशार पैदा किया जा सकता है, लेकिन किसी ना किसी स्टेज पर तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। सही है, बिल्कुल सही है। अमेरिका और चीन में से एक का इंतखाब करना है। जनरल लोधी साहब, मुझे ये बताइए कि जो प्रेशर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर आएगा, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना पाकिस्तान की किस तरह से मदद करेगा? देखिए जी, सबसे ज्यादा मदद तो हमें अपनी खुद करनी पड़ेगी। दोस्तों की दोस्ती को बहुत ज्यादा नहीं आजमाया जा सकता। साफ ज़ाहिर है कि चाइना हमारी बड़ी मदद करता है जब भी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो या मिलिट्री हार्डवेयर का प्रॉब्लम हो, लेकिन जो लड़ाई है वो तो हमें खुद लड़नी है। बात यह है कि जब तक ये चले नहीं जाते उस वक्त तक तो ज्यादा हमले होंगे हमारे ऊपर, ये जो हो रहे हैं अफगानिस्तान से आजकल, क्योंकि वहां पर अभी किसी की हुकूमत नहीं है, मुकम्मल रिट नहीं है।
लेकिन जब एक मुकम्मल रिट वहां पर कायम हो जाएगी, जिसकी भी होती है, और हमें दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि किसकी रिट वहां पर होगी, उस पर आज जिक्र नहीं करते क्योंकि वो आपका मौजू नहीं है, तो वहां से हमले तो कम हो जाएंगे। उस वक्त तक आप देखेंगे आजकल बहुत हो रहे हैं, रोजाना के हिसाब से कोई ना कोई शादतें हमारी हो रही हैं, उधर हमला हो गया, ये भी उसी का शाखसाना है, वो जो दबाव डाल रहे हैं उसी का है, ये तो बंद हो जाएगा। बाकी जो है वो जिनका पहले जिक्र कर चुके हैं हम, वो होंगे हमारे ऊपर। एक मुझे थोड़ा सा अच्छी चीज जो नजर आती है वो ये है कि अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट, वो खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा उसमें कमी हो रही है, और वो अगर कम हो जाता है तो कम से कम मिडिल ईस्ट की तरफ से जो हमें ये खदशा है कि वो अमेरिका के कहने के ऊपर कहीं वो हमारे लोगों को ना निकाल दें, वो मेरा ख्याल चाइना उसको कंपनसेट करेगा, रूस उसको कंपनसेट करेगा, क्योंकि हम उनके ताल्लुकात आपस में मेरे ख्याल वो सही है। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने और पाकिस्तान के तमाम मुख्तलिफ हल्कों ने इन चीज़ों को कैलकुलेट किया होगा। बहुत शुक्रिया नईम खालिद लोधी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि पीडीएम अपनी मूवमेंट किस तरह से चलाने जा रही है 4 तारीख से, और क्या करेगी, अहदाफ क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, इस पर बात करते हैं। और सियासी मंजरनामे पर क्या तब्दील आ रही हैं, जहांगीर तरीन साहब क्या सोच रहे हैं, अपना ग्रुप डिसॉल्व क्यों नहीं कर रहे, किन चीज़ों पर उनकी नज़र। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। हफीजुल्लाह नई साहब, मुझे ये बताइए ना, पीडीएम जो है ये अब दोबारा क्या करने जा रही है? बड़े बड़े जलसे किए, बड़ी तहरीक चलाई, मरियम ने लीड किया, सारे पीपल्स पार्टी भी शामिल थी तब तो, अब तो पीपल्स पार्टी भी नहीं है। ये अवामी राब्ता मुहिम क्या हुकूमत का बिगाड़ेगी? आपके ख्याल में इसके अहदाफ क्या हैं और क्या ये अपने अहदाफ हासिल कर सकती है? मुझे सब पिछले टॉपिक में 2-3 फिक्रे कहने दें। शाह साहब ने जो बात की, मैं उसमें थोड़ा सा इजाफा करूँ या दूसरा जाविया लूँ। देखें जी, पहली बात ये क्लैरिटी है कि चाइना का पाकिस्तान, जो अमेरिका का पाकिस्तान में चाइना के साथ जो हेड ऑन रहा है या क्लैश रहा है, वो CPEC के बाद शुरू हुआ है। उससे पहले थोड़ा बहुत है कि ऐसे भाई जिसको कहना चाहिए कि ऐसा ही टकराव नहीं था। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि कोल्ड वॉर जो कि ख़त्म हुई है अफगान वॉर के अंदर, जहाँ रशिया को शिकस्त हुई और फॉल ऑफ द रशियन एम्पायर हुआ, तो कोल्ड वॉर ख़त्म हुई और अमेरिका सोल सुपर पावर के तौर पर आया। कोल्ड वॉर तक अमेरिका और चाइना थे वो गैर एलानिया एक दूसरे के एलाय थे, पहली बात। और इसमें एक ये पूरी कहानी है जो आपको टॉपिक नहीं है, सही। चुनाचे और सबसे आखिरी बात है कि अमेरिका जो है, ये नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान को तबाह करने, अमेरिका की ये पूरे एक कंसिडरेट पॉलिसी है सारे मुसलमान मुल्कों में। उसने बेशुमार मिस्र को जितना IMF ने और इन्होंने सपोर्ट किया है, शायद ही किसी और को किया हो। मिस्र बिल्कुल देखें, बेचारा गरीब मुल्कों में से एक आता है। हम वैक्सीन तक ले रहे हैं, इतने पाकिस्तान को आगे आने के बावजूद खैरात में ले रहे हैं। तो ये इकॉनमी जितनी भी है सऊदी अरब, वो ये सारी टेस्ट पे रहती है। चुनांचे एक लंबा टॉपिक है, लेकिन बात यह है कि अमेरिका जो है, उन्हें जिन मुल्कों को बनाना होता है वो साउथ कोरिया और चीज़ है, वियतनाम और है, इसराइल और है, हम उस कैटेगरी में नहीं आते। और उसके उनके और कई चीज़ें हमारे लिए IMF और FATF 2 चीज़ ऐसी है, मैं पहले दिन से कहता हूँ, ये हैं इसलिए कि जिस दिन उन्हें हमारा साइड करना है, इसको वो सामने ले आएंगे। हमारी इकॉनमी इसके मरहून मिन्नत है, हम इससे नहीं निकल सकते, ना इसे चाइना निकाल सकता है, ना मजीद तफसील से बात की जा सकती है सर। बाकी पीडीएम पर आ जाएं सर। आप आज देखें जी, मेरा अपना ख्याल है कि जी पीडीएम की जो सियासत है, जो पिछली तहरीक शुरू की है उसमें बहुत सुकम थे। मैं चूँकि खुद एक पोलिटिकल एनिमल हूँ और चूँकि पूरी ज़िंदगी जो है स्टूडेंट लाइफ से इन्हीं सियासतदानों के गिरदो नवाह में गुजरी है और इनकी सारी तहरीकों के अंदर घुस के उसमें हिस्सा भी लिया है। मुझे पहले दिन से ही पीडीएम की तहरीक में बहुत सुकम नज़र आया। और फिर तहरीक का और मौसम का बड़ा ताल्लुक होता है, फिर जलसों की वजूहत होनी चाहिए। मैं से एक छोटा सा वाक़या कोट करता हूँ कि 2011 में अप्रैल में कोई मीटिंग हुई कराची में, तहरीक इंसाफ की, इन्होंने धरना किया, फिर वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, धरना ख़त्म करना पड़ा, लेकिन वहाँ पे एक मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी हम लोगों के पास जाएंगे और फिर इन जलसों का एक सेट ऑफ जलसे अनाउंस किए। इमरान खान साहब को चूँकि मेरे पे थोड़ा फेथ था तो उन्होंने वो कराची में कहा
महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को कि लाहौर जाके जलसों की जो आपने प्लानिंग की हफीजुल्लाह के साथ डिस्कस कर लें। वो लाहौर है तो अप्रैल का एंड था, ये मई का फर्स्ट वीक, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने ये जलसे प्लान किए और मुझे 2-3 जलसे याद हैं कि 10 जून को मुल्तान कर रहे हैं, 15 को फलां कर रहे हैं, 22 या 23 जून को हम लाहौर में कर रहे हैं जी। तो मैंने कहा मुझे बताओ ये तहरीक इंसाफ के कारकुन आप लोगों के दुश्मन है कि आप जून के अंदर वर्कर्स ने काम, बाकी छोड़ो क्या मौसम है, लोग आते नहीं आते, आप जलसों को नाकाम बनाने के लिए आपने इजाज़त तरकीब की। आप कह रहे हैं कि बीडीएम का मौसम साज़गार नहीं है। 30 अक्टूबर की 30 अक्टूबर को जलसा कराया, मैं तो और आगे ले जाना चाहता था, लेकिन दूसरी स्टोरी है पीडीएम की जो जलसों की पॉलिसी दिसंबर के महीने में धुंध के अंदर कोई जलसे प्लान करना कोई अक्ल नहीं थी, फिर बाकी चीज़ें भी नहीं थी। अब सूरत हाल ये है कि पीडीएम, मैं अंदर की बात भी जानता हूँ और ना भी जानता हूँ, तो मुझे ये इसका जिसको एस्टीमेट लगाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि पीडीएम इस हुकूमत को नहीं गिराना चाहती, गिराना ही नहीं चाहती, लेकिन वो ये ज़रूर करना चाहती है कि इस तरह का इर्ताश रहे कि इनके लिए फंक्शनिंग जो है, अगर कोई काम भी नहीं करने देना चाहती, काम ना करने दिया, जो अपोजिशन अमूमन उसका एक एटीट्यूड होता है। नहीं, काम तो मगर करने दिया जाना चाहिए आपके ख्याल? नहीं, वो तो खैर आपकी बात है, काम से हमारा ये तो नहीं, उनको ये तो नहीं करना कि उन्होंने कोई ट्रैक्टर खड़े कर देने हैं, लेकिन जो एहतजाज करके और लोगों के अंदर शोर होगा, टीवी को ऑक्यूपाई रखना, अपनी एहतजाजी बातें करना, लोगों तो फिर इसमें एक और चीज़ है नासिर भाई चौधरी साहब, मसला फिर ये है कि अगर आप सिर्फ अपने वर्कर्स को एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी 2 साल पड़े हैं अगले इलेक्शन में, तो ये थोड़ा सा अर्ली नहीं हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने वर्कर्स को थका दें बहुत पहले से? अगर आपने हुकूमत नहीं गिरानी, आपके अहदाफ में शामिल ही नहीं है, और फिर आप ऐसे मौसम का इंतखाब कर रहे हैं, 2 महीने आगे भी कर सकते थे। चौधरी साहब, अच्छा एक जुमला मुझे कहना दिएगा पिछले सवाल के जवाब में कि तालिबान ने भी बहुत क्लियरली वार्न कर दिया है कि एक प्रपोजल आया था कि तुर्की जो है वो काबुल एयरपोर्ट की हिफाजत करेगा इनखला के बाद, और कुछ कतर अड्डे देगा। तो तालिबान का बयान आया है कि ज़रा सोच के हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे इलाकों पर दूसरे मुल्कों से हमले किए जाएं। बहुत क्लियर बयान है। अब आ जाइए इधर आप जी। मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, अर्ज करता रहा हूँ कि वो ऐसा कौन सा मौका था, क्या वजह थी कि जब मौलाना फजल रहमान ने इस्तीफों को और लॉन्ग मार्च को नत्थी कर दिया था? कौन सा चार्टर था जिसके तहत ये काम हुआ था? और उसके बाद पीडीएम का मामला जो था, पीडीएम ने गिरफ्त अच्छी पकड़ी थी, मैं ये नहीं कहता पीडीएम ने बहुत ठीक ठाक पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद पीडीएम ढीली होती चली गई, बिखरती चली गई। फिर ज़ाहिर बयान आने लगे, बयान का जवाब बयान से गया, तलखी का जवाब तलखी से गया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आते हैं। लेकिन अभी मुझे एक बड़ा अजीब सा सूरत हाल मालूम हो रही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाएगी पीडीएम की तरफ से। पहला जलसा सवात में होगा और दूसरा कराची में होगा। अब कराची और सवात में जलसा करके आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? जमीयत उलमाए इस्लाम सिंध के जो तर्जुमान वगैरह हैं उनका कहना ये है कि ये जलसा सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ भी है और वफाक के ख़िलाफ़ भी है। बात ख़त्म हो जाती है कि JUI क्लियर कट एक स्टैंड ले रही है पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ख़िलाफ़ सिंध के अंदर, मुस्लिम लीग ये नहीं कर रही। तो यहाँ एक इख्तलाफ और सामने आपको नजर आएगा। अब जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, प्रैक्टिकली तो वो है नहीं, उसका कोई वो भी नहीं बनता है, वेट भी नहीं बनता है। जो अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी है वही जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि पार्लिमानी पॉलिटिक्स करें, पार्लियामेंट बन जाएँ, वहाँ तहरीक एतमाद लाएँ, जिससे लोग इनकारी हैं, जिससे बहुत से लोग इनकारी हैं, नहीं लाना चाहते, पंजाब में नहीं लाना चाहते। अब डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ आनी थी, वो भी शायद मौखिर हो रही है। बहुत से और अंडर करंट ओवर करंट चल रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर। कभी आइनी तरामीम की बात होती है, कभी स्पीकर कहते हैं कि हम एक कमेटी कायम कर रहे हैं जो रिव्यू करेगी जो बिल पास हुए, 20 मिनट में 21 बिल पास हो गए, रिव्यू करेंगे। उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबा रहमान साहब करते हैं जो एनआरओ के खालिक हैं कि साहब हम बिल वापस नहीं लेंगे। फिर एक आज शेख रशीद साहब पेशकश करते हैं। तो बहुत अजीब व गरीब कन्फ्यूजन हुकूमत के अंदर भी है, पीडीएम के अंदर भी है, और मेरे ख्याल है अपोजिशन के अंदर भी है। सही है, कन्फ्यूजन इस पर रूल कर रहा है और ये खतरनाक सूरत है। जी सही है। तो शाह साहब, जिस अपोजिशन के या जिस पीडीएम के अहदाफ वाजे नहीं हैं या जिस मूवमेंट के अहदाफ वाजे नहीं हैं, उसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? देखें, जब ये तय हो गया, मुस्लिम लीग नून ने अपने तौर पर तय कर लिया, पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पर तय कर लिया, बाकी सियासी जमातों ने भी, कि मौजूदा हुकूमत को
माजी की 2 हुकूमतों की तरह मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है एक फेस सेविंग भी तो चाहिए ना जी। फेस सेविंग की सूरत यही है, वो जो कहा गया कि पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो एक लहू गर्म रखना, अपने वर्कर को मोटिवेट करना है, वर्कर को दिखाना है कि नहीं जनाब हम मौजूद हैं मैदान में और हम अपने आप को मुतहर्रिक रखेंगे, आपको भी मुतहर्रिक रखेंगे, अपने आप को भी मुतहर्रिक रखेंगे। तो ये एक तो तहर्रुक की सूरत है। दूसरा ये है कि ये तवक्को तो अपोजिशन को नहीं करनी चाहिए कि अगर वो मुद्दत पूरी करने देना चाहती है तो इसका मतलब है वो कामयाब भी देखना चाहती है इमरान खान को या मौजूदा हुकूमत को। वो चाहते हैं कि आप मुद्दत पूरी करें, लेकिन इस अंदाज में कि जब आप इलेक्शन में जाएँ तो आपके हाथ पले कुछ ना हो, आपकी परफॉर्मेंस को हम इतना पुअर कर दें और आपकी तवज्जो इस कदर मबजूल हो अपोजिशन की तरफ कि आपका सारा वक्त जो है वो परफॉर्म करने पर नहीं, डिलीवरी पर नहीं, बल्कि इस पर हो कि अपोजिशन के सवालात का, अपोजिशन के एहतजाज का जवाब कैसे देना है। लेकिन शाह साहब अपोजिशन का तो काम यह ना कि हुकूमत को बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ उकसाए अपनी स्ट्रेटजी से, ना कि उसको काम करने से रोक दे। पाकिस्तान में अपोजिशन का हमेशा मकसद यही होता है कि परफॉर्मेंस ना हो, परफॉर्म ना कर सके ताकि अगले इलेक्शन में हम कह सकें चाहे अवाम का नुकसान हो। वो देखें अवाम का कौन सोचता है, ये हुकूमत सोचती है या अपोजिशन सोचती है। अगर अवाम का सोचा होता तो पाकिस्तान का ये हशर तो ना होता, अवाम का ये हशर तो ना होता कि हम बांग्लादेश से भी पीछे चले जाएं। तो ये आखिर कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, इन्हीं लोगों ने यही सियासत में थे, यही हुकूमत में थे, यही परफॉर्म कर रहे थे। अवाम का कोई नहीं सोचता, हर जमात जो है अपने मफादात का सोचती है, अपने सियासी मफादात का सोचती है, अगले इलेक्शन का सोचती है। तो मकसद ये है कि मुद्दत भी पूरी हो जाए, हम पर ये इल्ज़ाम ना आए कि हमने इमरान खान को काम नहीं करने दिया, मुद्दत पूरी नहीं करने दी और वो काम भी कुछ ना कर सके। तो इसलिए जलसे जुलूस रहेंगे। अब ये हुकूमत की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अपोजिशन जो कुछ भी करे वो अपने काम पर तवज्जो दे, वो इस जो में ना पड़े, इस चक्कर में ना पड़े। एक और सवाल अपोजिशन को किस तरह नाकाम करना है, उसको अपनी कामयाबी के लिए काम करना। एक और सवाल मेरा शाह साहब आप ही से है, और वो ये कि जहांगीर तरीन साहब क्या सोचकर जो है वो अपना ग्रुप डिसॉल्व नहीं कर रहे। उनके मकासद हासिल हो गए, जो मकसद था, जो उनकी बातें मान ली गई, चीज़ें ख़त्म हो गई। अब जहांगीर तरीन साहब क्या अपनी ऑप्शंस को ज़िंदा रखने के लिए, अगले इलेक्शंस के लिए अपने ऑप्शंस को ज़िंदा रखने के लिए अपने ग्रुप का वजूद बरकरार रखना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि इमरान खान साहब के मुकम्मल तौर पर चांसेस नहीं हैं हुकूमत में आने के, इसलिए बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अपने रास्ते खुले रखने चाहिए? देखें असल में 2-3 चीज़ें हैं, उसको जहन में रखें। एक तो इमरान खान से उनका ज़ाती इख्तलाफ है, वो जो मामलात हैं वो कहते हैं शहजाद अकबर साहब ने हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए क्योंकि मैं इमरान खान से चाहता था कि वो अपने एजेंडे पर तवज्जो दें और ये लोग उनको एक जो स्टेटस को की सियासत है उसमें उलझाना चाहते थे, ब्यूरोक्रेसी पर इन्हिसार बढ़ाना चाहते थे। वो उनका एक मौक़िफ़ है। तो उस इख्तलाफ के नतीजे में वो जो मुकदमात कायम हो गए, 3 FIRs हो गई, उससे निकलने की बेहतरीन सूरत यही थी कि इतना प्रेशर बढ़ा दिया जाए कि ये मामला ठप हो जाए। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ये कहते हैं और समझते हैं कि ये हमारा कोई ये जो ग्रुप बना है ये सिर्फ़ इसलिए नहीं बना कि जी मुझे इंसाफ मिल जाए और हम ख़त्म हो जाए। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो हाईजैक हो गई है और तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है वो पूरा नहीं हो रहा। वर्कर भी मायूस है, MP MNA भी मायूस है, तो उसको कोई होप नज़र आनी चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि अगर इस वक्त देखा जाए तीनों जमातों को, 3 बड़ी जमातें हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध तक महदूद हो गई है, मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब तक महदूद हो गया, बल्कि सेंट्रल पंजाब तक महदूद हो गई है, और तहरीक इंसाफ जो है इमरान खान की एक करिश्माती शख्सियत के बावजूद जो उन्होंने अपने नीचे लोग लगाए हैं, बुज़दार साहब जैसे, महमूद ख़ान जैसे, या जो उनके चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो न्याजी साहब, सैफुल्लाह न्याजी साहब हैं या आमिर कियानी हैं, इनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहा उनके नुक्ता नज़र से। तो एक खला ख़ुद हुक्मरान जमात ने भी पैदा कर दिए है। वर्कर मायूस है, MPA मायूस है, वो हल्के में नहीं जा सकता कि कोई काम नहीं हुआ, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मसाइल बढ़ गए हैं, वजूहात कुछ भी हों। ठीक है। तो वो समझते हैं कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर हम अगर हल्के में जाएं
तो हमारी पोजीशन तहरीक इंसाफ एक तो तहरीक साथ जुड़े होने से बेहतर हो और हम ये कह सकें कि जनाब इसी बातों पर तो हम नाराज़ हैं उनसे। हाँ, इन्हीं बातों पर हम नाराज़ हैं। हम चाहते हैं महंगाई कम हो, हम चाहते हैं बेरोज़गारी कम हो, हम चाहते हैं वर्कर की बात सुनी जाए, MPA को इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी का होल्ड कम होना चाहिए, जो एजेंडा है तहरीक इंसाफ का वो पूरा होना चाहिए। तो वो समझते हैं कि ये ग्रुप जो है, और फिर वो आवामी के सामने अगला सवाल रखेंगे कि आप ही बताएं कि हम अगला इलेक्शन किस प्लेटफॉर्म से कहाँ लड़ें, किस तरीके से लड़ें। चौधरी साहब ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब के जहन में यह बात चल रही है कि मुझे जो है वो इलेक्टेबल्स काम नहीं करने दे रहे, कि मेरी तब्दीली के एजेंडे के रास्ते में जो इलेक्टेबल्स हैं या रिवायती सियासतदान हैं जो मेरी पार्टी के साथ उस तरह से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो सबसे बड़ी रुकावट हैं और मैं अगर इलेक्शन के बगैर लड़के जीत सकता हूँ और हुकूमत बना सकता हूँ। क्या ये उनके बाद में दिमाग में आपके ख्याल में ये बात चल रही होगी, और चल रही है तो किस हद तक दुरुस्त है? मेरा ख्याल ये है कि अभी उनके दिमाग में ये बात नहीं है और वो उन लोगों पर ही इन्हिसार कर रहे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं। तो फिर वो जहांगीर तरीन को नाराज करना कैसे अफोर्ड कर सकते हैं चौधरी साहब? फिर अगला सवाल तो ये पैदा होता है ना, जहांगीर तरीन को नाराज करना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जहांगीर तरीन को उन्होंने ढील दी है, रियायत दी है और बजट बचा लिया है, अपना बजट बचा लिया है, बजट उनका अप्रूव हो जाएगा इस वजह से। लेकिन जहांगीर तरीन सस्टेन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, अपना ग्रुप लेके आगे चलेंगे। उनके मकासद और भी, इरशाद साहब ने बहुत खोल के बात कर दी है कि उनके मकासद और भी हैं, आगे जाएंगे वो, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं वाली बात है। चुनांचे जहांगीर तरीन साहब अपने ग्रुप को ख़त्म नहीं करेंगे और ना उनका ग्रुप उसको ख़त्म करने देगा। इलेक्टेबल्स जो हैं वो ज़ाहिर है उनके जवाब फराम करते हैं उनकी हुकूमत का, अगर वो शामिल ना हो तो उनकी हुकूमत ना हो, ख़त्म हो जाए वो हुकूमत। 8-10 की कहानी है, वो अगर चले जाएं तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक जो बात है कि हल्के में कैसे जाएं, ये मैं कराची के बारे में बता रहा हूँ आपको। कराची में खंबों को टिकट दिया गया और वो खंबे जीत गए। भुट्टो साहब का ज़माना था एक, जब खंबों को टिकट दिया गया था, लेकिन उन खंबों में कोई सलाहियत थी, इन खंबों में सलाहियत ही नहीं है। ये खंबे गटर के ढक्कन तक महदूद हैं, ये खंबे ही साबित हुए। ये हाँ बिल्कुल खंबे साबित हुए, जिनमें बिजली भी नहीं थी, मसला ये है। ना बिजली आई, ना पानी आया, ना वो वादे पूरे हुए कराची वालों से जो इन्होंने किए थे कि हम हुकूमत में हो ना हो ये काम करेंगे। इनको जो फंड मिले वो इन्होंने वहाँ खर्च नहीं किए, अपने हलकों में नहीं गए। ये मुझे आखिरी जो इत्तला मिली है वो ये मिली है कि पहली बार असद उमर साहब अली जैदी के हलके में गए लोगों को पैसिफाई करने के लिए और लोग पैसिफाई नहीं हुए। अभी देखिए ना बल्दिया टाउन के जो इंतखाबात हुए जी, रिकाउंटिंग हुई, अगर ये इंतखाबात गलत हुए थे तो आप चैलेंज कर रहे थे रिपोलिंग का। तहरीक इंसाफ का इतराज़ तो उसमें बिल्कुल गलत था, नून लीग का तो इतराज़ किस हद तक बनता भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक और चीज़ मुझे, मैं न्याय साहब अगर तो एक तो आप जहांगीर तरीन पर कमेंट करना चाहें उनके ग्रुप की स्ट्रैटेजी पर तो वो कर दें, और साथ में एक और सवाल मैं शामिल कर रहा हूँ कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो क्या सोचकर पंजाब में बैठे हैं, यानी पंजाब से क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, स्कोप क्या है, पोटेंशियल क्या है पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में? देखें जी, पहली बात तो यह है कि जहांगीर तरीन साहब जो है ना, जैसे शाह साहब ने फरमाया है कि एक उनकी जो लड़ाई है वो ज़्यादा पर्सनल हो गई इमरान खान साहब से, और ज़ाहिर है कि जब एक दफ़ा कोई गलतफहमी पैदा हो जाए तो और आपकी कुर्बत बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कि उसमें से आप एक बाल का फासला भी ना हो आपकी कुर्बत के दरमियान में जी, तो उसमें आप के जिसको कहना चाहिए सेंसिटिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो हिसासियत में वो बंदा ये समझता है, छोटी सी बात में ये समझता है मैं बिट्रे कर, मैं एक बिट्रेयल हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अब कह लें कि जो मुझे सहूलत है उनको जानने की शायद इस खिता अर्जी में कम ही लोगों के पास हो। इमरान साहब के पास हर बंदे की एक्सपायरी लाइफ है और वो एक बंदे को ज़ाहिर है जब कुछ ज़रूरत होती है तो वो जब उन्हें समझते हैं कि बंदा मेरे लिए बहुत ज़रूरत है तो उसके लिए वो बिल्कुल ऐसा उसके करीब होते हैं, या वो बंदा इतने करीब होता है कि यूँ लगता है कि अब ये निज़ाम इस तरह चलता रहेगा। फिर एक वक्त आता है कि वो समझते हैं इस बंदे ने जितना परफॉर्म करना कर लिया है, और एक लंबी तारीख है उनकी, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे सियासत हो, उसके बाद उसकी एक्सपायरी लाइफ आ जाती है। तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो
चल नहीं सकते थे, क्योंकि जब इक़्तिदार में बंदा आता है तो और बड़ी ताकतें जो है रूबामल होती हैं। फिर जहांगीर तरीन साहब को जब नाअहल करार दिया गया था तो उससे इमरान खान साहब पावर नहीं थे। उस वक्त इमरान साहब की गुड बुक्स में से भी जहांगीर तरीन साहब को एक दर्जा भी नीचे नहीं गए थे, लेकिन जिन्होंने कराया था अगर उन्होंने इस पोजीशन ले ली थी जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ, और हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, तो वो सिस्टम चल रहा था और फिर वो काफ़ी था कि इमरान खान साहब को भी बाज़नी तौर पर कन्विंस करके। जरदारी साहब पर आ जाए सर। अच्छा, जरदारी साहब देखें, ये जो तहरीक इंसाफ को स्पेस मिली है तो मत भूलें कि ये स्पेस तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से ही ज़्यादा मिली है। न्यूट्रल वोट्स भी आता है। इमरान खान साहब भुट्टो साहब की तरह वो लीडर हैं जिन्होंने ऐसे बंदे को भी इंस्पायर किया है जो कि सियासत में इंटरेस्टेड नहीं था, उसको भी लेके आए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का बहुत बंदा लीडर से लेके यहाँ वर्कर्स तक वो भी किया है। तो जो पोलिटिकल वर्कर तो पीपल्स पार्टी का बहुत उनके पास आया। अब जरदारी साहब ये समझते हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस अगर इमरान खान साहब उसी तरीके से गैर मकबूल हो जाएं, जैसा कि मेरे सारे दोस्तों ने कहा कि जो हालात हैं, या शाह फरमा रहे थे कि हुकूमत के पास चूँकि परफॉर्म करना होता है तो उसमें मामूली कोताही भी बड़ा स्कैंडल बनती है, तो वो अगर करते हैं और वो उनका अपना वर्कर उससे उचाट होता है, तो जरदारी साहब समझते हैं कि मेरा एक चांस बनता है या नहीं बनता उसी नहीं, लेकिन वो इस जोम के साथ आएंगे, कम से कम वो नाम ही बने तो दो लोग लीडर्स जो कि अपने हल्के में नहीं जा सकेंगे या उनमें प्रेशर बढ़ेगा तो किसी और पार्टी के देखेंगे तो नून लीग इज ऑलरेडी फुल ऑफ जो है ना बैग्स, उनके दोनों हाथ जो है ना इलेक्टेबल से फुल है, तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो अपने कम से कम वापस ले लें और तहरीक इंसाफ की। हाँ, लेकिन शाह साहब अगर पंजाब में इमरान खान जगह खाली करते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, एक्सेप्टेबल नहीं रहते अवाम के लिए, तो उसकी जगह शहबाज शरीफ फिल करेंगे या आसिफ जरदारी फिल करेंगे पंजाब में? नहीं, वो तो नेचुरली शहबाज शरीफ साहब हैं। सेकंड चॉइस पंजाब के इलेक्टेबल्स की और वोटर्स की जो होगी वो जरदारी साहब या बिलावल नहीं हो सकते। देखें, बहुत ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा हो गया है ना। जिस पार्टी के उम्मीदवार ने 1500 वोट लिए हैं, 2000 वोट लिए हैं, 2500, 250, 200 वोट लिए हैं कौमी और सूबाई हलकों में, वो कितना ज़्यादा बढ़ा लेगा अपने वोट बैंक को। वो 5000 भी बढ़ा ले, 10,000 भी बढ़ा ले तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, मुकाबला पंजाब में जो जब भी होगा, अगले इलेक्शन में भी होगा और उससे भी अगले इलेक्शन में भी होगा, तो वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगा। मुकाबला शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और इमरान खान के दरमियान। आप कुछ कहना चाहेंगे चौधरी साहब? मैं एक ऐड कर दूं शाह साहब में कि तहरीक इंसाफ का जो वोटर है ना, वो घर बैठने पसंद करेगा, जैसे कि बेनज़ीर का वोटर जो है 97 में घर बैठ गया था पीपल्स पार्टी का, वो पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब वो एक वोटर जो है तंग आके वो घर बैठ जाएगा, पीपल्स पार्टी से नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम मेहमानों में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।